हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चैप्टर 4 मटेरियल, मेटल एंड नॉन मेटल के पार्ट सेकंड में हम कंटिन्यू करेंगे रिएक्शन विथ वाटर से। कि अब यहाँ हम स्टूडेंट्स देखेंगे कि नॉन मेटल और मेटल्स जब उनका रिएक्शन वाटर से होता है तो क्या इफ़ेक्ट शो करते हैं वो, और कैसे कैसे बिहेव करते हैं, क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, क्या बाई प्रोडक्ट बनाते हैं। एक चीज़ नोट डाउन करने की है कि सोडियम मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। हमने पढ़ा था ये इतना रिएक्टिव होता है कि आप अगर इसको ओपन एयर में रख देंगे तो ये एयर के साथ रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड बना के ये प्योर सोडियम बचेगा ही नहीं, खुले में रख दोगे। वाटर के मॉइस्चर के कांटेक्ट होने पर या वाटर के कांटेक्ट होने पर ये क्या करेगा बच्चों, रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। और ये रिएक्शन जो होती है विगरसली होती है, बहुत फास्ट होती है ऑक्सीजन और वाटर के साथ सोडियम की। इसलिए हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था स्टूडेंट्स, कि हम सोडियम को कैरोसिन ऑयल के अंदर प्लेस करते हैं और बहुत सारी हीट जनरेट होती है जब कोई सोडियम का पीस, छोटा सा टुकड़ा हम किस में डालें, एयर में छोड़ दें या वाटर में डाल दें। ये बात हमने डिस्कस कर चुके हैं। और प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा सा ये भी देखा था कि कौन कौन से बेस हैं। किसी भी नॉन मेटल को मेटल को आप अगर एयर से रिएक्ट कराते हैं ऑक्सीजन से तो वो मेटल ऑक्साइड बनाता है, और उस मेटल ऑक्साइड को अगर आप वाटर से रिएक्ट करा देते हैं तो वो हाइड्रोक्साइड बनाता है। मतलब पहले कोई भी मेटल जो होता है ऑक्साइड बनाता है, फिर वो ऑक्साइड पानी में डिसॉल्व होके हाइड्रोक्साइड भी बना सकता है, और डायरेक्टली मेटल हाइड्रोक्साइड भी बना सकता है। तो यहाँ कुछ हाइड्रोक्साइड दिए हैं, मतलब बेस हैं, वो बेसिक नेचर शो करते हैं हाइड्रोक्साइड, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और इनके अलग अलग कौन कौन से एटम इनमें प्रेजेंट है मेटल, और क्या मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम और अमोनिया मॉलिक्यूल इनमें प्रेजेंट है। अब ऐसे ही जो नॉन मेटल होते हैं वो उनके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं या वो जो कंपाउंड बनाते हैं स्टूडेंट्स, वो एसिडिक नेचर के होते हैं। मतलब सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, क्लोरीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl बनाएगा, नाइट्रोजन नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3, कार्बन कार्बोनिक एसिड जिसको हम H2CO3 बोलते हैं, वो हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे, और फॉस्फोरस फॉस्फोरिक एसिड बनाएंगे। यहाँ कुछ रिएक्शन दिए आपको, एक्टिविटी दी है जिसमें एक रिएक्शन करना है, आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है। उसमें क्या करना है, आपको थोड़ा सा सोडियम का पीस कैरोसिन से निकालना है, छोटा सा टीचर की मदद से छोटा सा पीस कैरोसिन का लेना है। फिर उसके बाद क्या करना है स्टूडेंट, उसको फिल्टर पेपर से उसमें जितना कैरोसिन है उसको सुखाना है। फिर क्या करना है, उसको हमें एक कॉटन के पीस के अंदर रखना है और दूर से पानी में डाल देना है। जब पानी में डालेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो पीस है वो बहुत सारी हीट जनरेट करेगा, जिसकी वजह से कॉटन भी आपको जलती हुई दिखेगी। लेकिन जो पेपर होगा बच्चों, जो पेपर होगा वो जो सॉल्यूशन होगा, वो सॉल्यूशन क्या करेगा, कौन सा नेचर शो करेगा। हमने देखा था कि जब भी मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो जो कंपाउंड्स बनते हैं वो जनरली हाइड्रोक्साइड होते हैं, और हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर शो करते हैं। तो बेसिक नेचर वाले जो सब्सटेंसेस होते हैं वो रेड लिटमस को क्या कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं, और ब्लू लिटमस उनमें चेंज नहीं होती। ये बताता है वो सॉल्यूशन जिसमें आपने कॉटन के साथ सोडियम डाला है वो बेसिक नेचर का होगा, क्योंकि वो ब्लू लिटमस को कोई चेंज नहीं करेगा और रेड को ब्लू बना देगा। तो आगे चलते हैं, हम इसी को डिस्कस करते हैं। You have absorbed the sodium react vigorously with a water. Some other metal, some other metal do not do so. जितनी जल्दी सोडियम रिएक्ट करता है वाटर से उतनी जल्दी दूसरे मेटल नहीं करते। और एक बात समझने की है कि नॉन मेटल जो होते हैं वो वाटर से रिएक्ट नहीं करते। उनके ऊपर एक बूंद पानी डालो या 1 करोड़ बूंद डालो या पूरा समंदर डाल दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉन मेटल वाटर से रिएक्ट नहीं करते। लेकिन नॉन मेटल के ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करते हैं। आपको ये बात समझ में आई कि नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करते वाटर से, नॉन मेटल जो ऑक्साइड बनाते हैं वो वाटर से रिएक्ट करते हैं और एसिड बनाते हैं।
मैं ऐसा क्यों कह रहा है स्टूडेंट्स, तो हम थोड़ा पीछे चलते हैं। हमने देखा था कि सल्फ़र को बर्न किया था यहाँ पर, तो सल्फ़र को बर्न किया था जब हमने, तो सल्फ़र क्या कर रहा था, सल्फ़र डाइऑक्साइड बना रहा था। और सल्फ़र डाइऑक्साइड फिर स्टूडेंट्स क्या कर रहा था, वो वाटर से रिएक्ट कर रहा था और फिर क्या बना रहा था, सल्फरस एसिड, जो एसिडिक नेचर का था। मतलब सल्फर जो है वो एक नॉन मेटल है, वो वाटर से रिएक्ट नहीं कर रहा, लेकिन सल्फर जो है वो ऑक्साइड जो बना रहा है, वो ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो वो एक एसिड बनाएगा। तो ये बात समझने की है कि नॉन मेटल डायरेक्टली वाटर से रिएक्ट नहीं करते, वो ऑक्साइड बनाते हैं फिर जाके कहीं वो वाटर से रिएक्ट करते हैं। जैसे ये है रिएक्शन विथ ऑफ मेटल विथ एसिड, जैसे मेटल प्लस एसिड जो होता है वो कैसे बनता है, इनकी रिएक्शन करी जाए तो मेटल जब एसिड से रिएक्ट करता है तो मेटल सॉल्ट बनाता है। सॉल्ट, मेटल सॉल्ट मतलब नमक बनाता है, वो नमक जिसमें कोई मेटल प्रेजेंट हो। एग्जाम्पल देख लें, मैग्नीशियम जब एसिड से रिएक्ट करेगा और उस एसिड का नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या बनाएगा स्टूडेंट, मैग्नीशियम क्लोराइड, जो एक तरह का मेटल सॉल्ट है, और साथ में कोई हाइड्रोजन गैस निकलेगी, मतलब H2 मॉलिक्यूल। अब इसके ही साथ एल्युमिनियम जैसे है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है और सॉल्ट बना रहा है एल्युमिनियम क्लोराइड, और ये भी एक तरह का मेटल सॉल्ट है और साथ में बची हुई हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो ये चीज़ समझने की है, जब भी कोई मेटल रिएक्ट करता है तो मेटल सॉल्ट बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। अब देखते हैं नॉन मेटल के साथ क्या होता है। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ एसिड, नॉन मेटल प्लस एसिड नो रिएक्शन। अब बात समझ में आई कि नॉन मेटल के साथ एसिड की कोई रिएक्शन नहीं होती, यही हमने पढ़ा था अभी प्रीवियस लाइन में। तो नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करते, उनके ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो रिएक्ट करके एसिड बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस इज वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल, हमें पता है कि फॉस्फोरस एक वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल है और ये कैच कर लेता है, फायर कैच कर लेता है, कब, जब इसको एयर में रखा जाता है। इसलिए हम इसको रिएक्शन से या जलने से बचाने के लिए इसको काय में स्टोर करते हैं, हम वाटर में, काय में, वाटर में स्टोर करते हैं। अब रिएक्शन विथ एसिड की बात करते हैं हम, जो हम यहाँ देख चुके हैं। पहला तो हमने क्या देखा, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड देख लिया, और फिर रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ एसिड देख लिया, जो ये हेडिंग थी स्टार्टिंग में यहीं पे। अब चलते हैं हम इस एक्टिविटी में, जहाँ पे कुछ मेटल दिए हैं, उनका रूम टेम्परेचर पे और हीट करने पर रिएक्शन कराना है। रूम टेम्परेचर और हीट करने में दो अलग अलग कंडीशन है, एक तो रूम टेम्परेचर दिया है स्टूडेंट्स और दूसरा दिया वार्मथ। इन दोनों कंडीशन पे दो एसिड की रिएक्शन कराना है, एक तो है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरा है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो पहला है मैग्नीशियम रिबन से, मैंने इसको पूरा क्रॉप करके दूसरी इमेज पेस्ट कर दी है, आपको इसके नीचे आपका टेबल जो आपका बुक का है वो मिलेगा। पहला मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम रिबन को हमने अगर रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट कराया डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से स्टूडेंट्स, तो वो क्या बनाएगा, पहले तो वो हाइड्रोजन गैस देगा। मतलब जब भी मैग्नीशियम रिबन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट करेगा तो जो हाइड्रोजन गैस है वो स्लोली स्लोली प्रोड्यूस करेगा, लेकिन जब भी वार्म करो तो फास्ट प्रोड्यूस करेगा। ऐसा ही सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो धीरे धीरे हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा और वार्म में रैपिड रिलीज करेगा। एल्युमिनियम फॉयल जब भी रिएक्ट करेगी, क्या एल्युमिनियम जो है हम वो फॉयल के फॉर्म में लेंगे या दूसरे रिबन के फॉर्म में, हम एल्युमिनियम नहीं लेते, या स्ट्रिप, एल्युमिनियम की स्ट्रिप या टुकड़ा या पीस जो भी है, यहाँ पे हमने एल्युमिनियम की फॉयल का टुकड़ा लिया और उसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कराया रूम टेम्परेचर पे, तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। लेकिन यही हाइड्रोजन गैस गर्म करने पर बहुत तेज़ी से निकलने लगेगी। यहीं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी ऐसा ही होगा, हीट करने पर रैपिड हो जाएगा। अब हीट करने पे स्टूडेंट्स ऐसा क्या होता है कि रैपिड हाइड्रोजन गैस निकलने लगती है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो तेज़ हो जाती है। ऐसा ही आयरन के केस में होगा, लेकिन कॉपर जो है डाइल्यूट HCl से रिएक्ट नहीं करेगा रूम टेम्परेचर पे भी और
वार्म करने पर भी नहीं रिएक्ट करेगा, ना सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा। आई बात समझ में। फिर चारकोल, चारकोल मतलब कार्बन है, कार्बन मतलब अब आपको कार्बन जो है उसको रिएक्ट कराना है किससे, नॉन मेटल है कार्बन। चारकोल मतलब कोयला जो लकड़ी से जला के हम चूल्हे में इस्तेमाल करते हैं या घर में लकड़ियां जो जलाते हैं, वो जो कोयला बनता है उसको चारकोल बोलते हैं। अब उसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कोई रिएक्शन नहीं होता, ना रूम टेम्परेचर पे, ना वार्म करने पर, ना सल्फ्यूरिक एसिड से रूम टेम्परेचर पे, ना वार्म करने पर। ऐसा ही किसके साथ होता है, सल्फर पाउडर। तो ऐसा किस लिए हो रहा है स्टूडेंट्स, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये नॉन मेटल है और नॉन मेटल एसिड से रिएक्ट नहीं करते। आई बात समझ में। अब हम आगे चलते हैं। अब जब ये सारी रिएक्शन आप कर रहे थे तो आपको एक साउंड सुनाई दे रही थी, ऐसी पट चुट पुट, ऐसी कुछ आवाज जिसको आप पॉप साउंड बोलते हैं, ऐसी। तो इस साउंड जो प्रोड्यूस हो रही थी जब भी आप ये पिछली वाली चार्ट की रिएक्शन कर रहे थे, ये साउंड जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर रिएक्शन हो रही वहां से आ रही थी। अगर उसके पास अगर आप एक माचिस की तीली ले जाएंगे, मतलब मैच स्टिक ले जाएंगे, तो आपको ये पता चलेगा पॉप साउंड जो है वो क्या बताती है। पॉप साउंड ये बताती है कि ये गैस जो निकल रही है आवाज के साथ, कब होता है, ये हाइड्रोजन गैस है। जो ये गैस निकल रही है ये हमको ऐसे आवाज जब प्रोड्यूस करेगी जब आप किसी बर्निंग मैच स्टिक को, माचिस की काड़ी को उसके सामने लेके आएंगे जलाकर, तो जो निकलती हुई गैस है वो पुट पुट चट चुट पुट करके बोलेगी। तो इससे हमें पता चलेगा इस आवाज से कि ये गैस जो है हाइड्रोजन गैस है। और ये नॉन मेटल्स के केस में रिएक्शन नहीं होती तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती। और ऐसा ही कब होता है, जब आप कॉपर को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराओ, हीट करो जब भी, और सल्फ्यूरिक एसिड को भी कॉपर से रिएक्ट कराओ तब भी हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती, मतलब रिएक्शन नहीं हो रही। द पॉप साउंड इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड मेटल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। अब क्या होता है, जो मेटल होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करके मेटल क्लोराइड या मेटल सल्फेट बना देते हैं, या मेटल सॉल्ट जिनको आप कहते हैं बनाते हैं, और साथ में हाइड्रोजन गैस मिलती है। जो मेटल होते हैं वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप की रिएक्शंस पे जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप अगर क्लास में बैठे हो, कोई क्लास में अगर टीचर नहीं है तो कोई बच्चा आता है, तो आपने देखा वो सारी बेंचों के पास रुकता है और उस जगह पर बैठ जाता है जहाँ पे ऐसे लोग बैठे हैं जो उसको कोई रोक नहीं सकता। जैसे कुछ बच्चे आपकी बस में या वैन में आपके साथ जाते हैं, उनकी सीट फिक्स है, मतलब वो थोड़े हैवी होंगे, ताकतवर होंगे, चालाक होंगे, लड़ते मारते ज़्यादा होंगे, थोड़े नॉटी होंगे, तो वो उनकी आसानी से उनकी जगह पर कोई कब्जा नहीं करता क्योंकि वो रिएक्टिव हैं, वो दूसरे को भी हटा देते हैं अपनी जगह से। तो यह ऐसा ही कुछ मेटल और नॉन मेटल या एलिमेंट के साथ होता है। कुछ ज़्यादा रिएक्टिव मेटल जो होते हैं, जो ज़्यादा ताकतवर होते हैं, वो कमज़ोर एलिमेंट को या मेटल को या नॉन मेटल को हटा देते हैं केमिकल रिएक्शन में उनकी जगह से, और खुद उनकी जगह ले लेते हैं। और इस टाइप को डिस्प्लेसमेंट, मतलब किसी को उसकी जगह से हटाने वाली रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। अब इसमें जो है कॉपर सल्फेट और जो है आयरन की रिएक्शन आपने 7th क्लास में करी, यहाँ उसका मेंशन किया गया है, लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे 4.8 एक्टिविटी में। यहाँ क्या दिया है, यहाँ 5 बीकर्स हैं, वो 5 बीकर जो हैं 100 ml के हैं, उनमें लेबल ABCDE है, और उन सारे बीकर्स में हमने 50-50 ml जो है क्या लिया है, वाटर लिया है। डिसॉल्व इन ईच अ बीकर अ टी स्पून ऑफ इंडिकेटेड 4.6A। अब क्या है, सब में वाटर के साथ हमने क्या क्या मिला दिया है,
पहले ए बीकर में कॉपर सल्फेट प्लस जिंक ग्रेन्यूल मिला दिया है। पहले ऐसा दिखता था ए कॉपर सल्फेट ऐसा, और जब उसमें जिंक ग्रेन्यूल मिलाया, देखें कॉपर सल्फेट ए में ऐसा दिखता था, जब आपने उसमें जिंक ग्रेन्यूल मिलाया तो वो ऐसा हो गया, है ना। और फिर क्या किया, फिर आपने कॉपर सल्फेट के साथ आयरन नेल मिलाई। बी में क्या किया, कॉपर सल्फेट के साथ आयरन नेल मिलाई तो सॉल्यूशन ऐसा हो गया। फिर सी में क्या किया आपने, जिंक सल्फेट के साथ कॉपर टर्निंग मिलाई, ये था जिंक सल्फेट के साथ कॉपर टर्निंग मिलाई तो ऐसा देखने को मिला। फिर क्या किया, डी में आयरन सल्फेट के साथ स्टूडेंट्स कॉपर टर्निंग मिलाई, ये था आयरन सल्फेट और कॉपर टर्निंग मिलाई डी वाले में। फिर ई में जिंक सल्फेट के साथ Fe मिलाया, Fe मतलब आयरन। अब हमें यहां ऑब्जर्व करना है। साइंस क्या है, साइंस में हम जनरली केमिस्ट्रीज में हम सारी चीजें ऑब्जर्व करते हैं, चेंज देखते हैं और पता लगाते हैं हुआ क्या है। ए में, ए वाले बीकर में यहां देखें आप, इसमें और इसमें फर्क दिख रहा है, मतलब यहां रिएक्शन हुई है, मतलब कुछ ऐसी चीज बनी है जिसकी वजह से कलर चेंज हो गया। यहां बी से यहां बी में देखें, इसमें एक रिएक्शन की वजह से कलर चेंज हुआ है, लेकिन ना यहां कलर चेंज हुआ है, ना यहां कलर चेंज हुआ है, ना यहां हुआ है। तो बात ये समझने की है कि कहीं रिएक्शन हुई है, क्योंकि जो चीज मिलाई गई थी वो सॉल्यूशन से ज्यादा ताकतवर थी, वो आई और उसने जो सॉल्यूशन में चीज प्रेजेंट थी उसको हटाया और खुद जगह ले ली। लेकिन बहुत से बीकर में ऐसा था कि जो बाहर से आने वाला जो केमिकल हमने मिलाया था या मेटल मिलाया था या नॉन मेटल, वो कम ताकतवर था, उसने सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट हुए सामान को हटाया नहीं और उसने कोई चेंज क्रिएट नहीं किया। अब देखें, अब यहां देखें कि कॉपर सल्फेट को में से कॉपर को हटा के क्या किया, जिंक ने जगह ले ली, जिसकी वजह से यहां क्या बन गया, जिंक सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट में आयरन अगर मिलाया तो आयरन ने कॉपर की जगह ले ली और आयरन या फेरस सल्फेट बन गया ये। अब जिंक सल्फेट में अगर कॉपर टर्निंग मिलाई तो रिएक्शन नहीं हुई, मतलब कॉपर जिंक को नहीं हटा पाया। और फिर क्या हुआ, आयरन में कॉपर टर्निंग मिलाई तो रिएक्शन नहीं हुई, मतलब आयरन जो था वो जिंक को नहीं, आयरन सल्फेट में से कॉपर जो है, कॉपर आयरन सल्फेट में से आयरन को नहीं निकाल पाया। फिर ऐसा ही जिंक सल्फेट में है कि जिंक सल्फेट से आयरन जो है वो जिंक को नहीं निकाल पाया, इसीलिए कोई कलर चेंज और रिएक्शन देखने को नहीं मिली हमने। आप ये चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी सही से। वन ऑफ द मेटल डिस्प्लेसेस अदर फ्रॉम द कंपाउंड इन द एक्वस सॉल्यूशन, एक ताकतवर मेटल दूसरे मेटल या नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, किस कैपेबिलिटी पे, अपनी ताकत के बल पे है, मतलब उसकी रिएक्टिव पावर ज़्यादा होगी। जैसे कि ए बीकर में क्या हुआ, ए बीकर में जिंक ने रिप्लेस कर दिया कॉपर को कॉपर सल्फेट से, जिसकी वजह से ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट जो था डिसअपियर, गायब हो गया, और पाउडरी रेड मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट द बॉटम। ये समझ में आया, रिएक्शन होने की वजह से जो कॉपर था वो नीचे चला गया और क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया। क्या हुआ, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक इक्वल्स टू जिंक सल्फेट जो कलरलेस था, जो आपने बीकर में देखा, और कॉपर नीचे रेड देखने को मिला, ऐसा ये देख रहे हैं नीचे रेड है ए वाले बीकर में और ब्लू कलर गायब हो चुका है। फिर चलते हैं, देयर कुड बी सीन अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ जिंक बाय कॉपर इन सी। अब हमने सी वाले बीकर में स्टूडेंट्स क्या देखा, जिंक ने किसको हटा दिया, देयर कुड बी अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ जिंक बाय कॉपर इन बीकर सी। अब ये देखें,
Since we do not see any change in the beaker, we can infer that copper is not able to replace zinc from the zinc sulfate. अब सी वाले बीकर में कॉपर सल्फेट जो था, देखो सी वाले बीकर में क्या था, जिंक सल्फेट था, सॉरी, उसमें हमने कॉपर मिलाया, तो कॉपर ने क्या जिंक सल्फेट को हटा दिया? नहीं हटा पाया। अगर वो कुछ जिंक के साथ करता तो आपको रिएक्शन में कलर चेंज होता हुआ दिखता या कुछ ना कुछ चेंज दिखता, वो चेंज हमें ऑब्जर्व नहीं हुआ, तो मतलब जिंक सल्फेट में से जिंक को कॉपर नहीं हटा पाया, मतलब रिएक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ बच्चों। यही हमने यहाँ नोटिस किया। When zinc can replace the copper in the beaker, why cannot a copper in the zinc in the beaker? अब हमने पहले देखा था एक केस में कि कॉपर को जिंक ने हटा दिया, लेकिन जिंक को कॉपर नहीं हटा पा रहा, मतलब कुछ तो ऐसा है केमिस्ट्री के अंदर, इन केमिकल्स के अंदर, अलग अलग मेटल्स के अंदर, कि कोई दूसरा एक दूसरे से अलग है और उन एक दूसरे की अलग अलग ताकत है, अलग अलग लोगों के पास अलग अलग पावर है। जैसे अलग अलग सुपर नेचुरल कैरेक्टर, स्पाइडरमैन के पास अलग ताकत है, बैटमैन के पास अलग ताकत है, बेन 10 हुआ, सारे अलग अलग कैरेक्टर्स की बेन 10 के अंदर आपने देखा होगा कि अलग अलग पावर है। एवेंजर्स के अंदर भी आपने देखा होगा, तो हर एक दूसरे की पावर अलग अलग है, कोई एक से वीक है तो कोई उससे ज़्यादा स्ट्रांग है, कोई अलग अलग कंडीशन में अलग अलग काम करता है। वैसे ही यहाँ पे हमने देखा कि जिंक को कॉपर नहीं हटा पाया। रिमेंबर, साइंस इज नॉट आर्बिट्रेरी। साइंस को हम ऐसा ही नहीं छोड़ सकते कि हाँ हो रहा है, हमें कोई मतलब नहीं, होने दो यार, एक बार हो गया। इट फॉलो अ डेफिनेट रूल्स। साइंस में कुछ नियम, कायदे, कानून होते हैं और कुछ सिद्धांत होते हैं जिस पे ये सारी चीज़ें चलती हैं। अब हमें इससे पता चला कि जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है किससे? कॉपर से और आयरन से। जिंक जो है वो किससे ज़्यादा रिएक्टिव है? क्या हुआ था? जिंक सल्फेट एक तो सी में प्रेजेंट है जिसको कॉपर नहीं हटा पाया, और जिंक सल्फेट दूसरा ई में प्रेजेंट है जिसको आयरन भी नहीं हटा पाया। देखें, सॉरी, सी में जिंक सल्फेट को कॉपर नहीं हटा पाया, कोई चेंज नहीं हुआ सी में, और ई में देखें जिंक सल्फेट को आयरन नहीं हटा पाया, मतलब डिस्प्लेस नहीं कर पाया, मतलब कोई चेंज नहीं हुआ। मतलब इससे हमें ये पता चला बच्चों कि जो जिंक है वो ज़्यादा रिएक्टिव है किससे? कॉपर और आयरन से। तो साइंस में एक रूल होता है, वो रूल सारे एलिमेंट, मेटल, नॉन मेटल, केमिकल्स फॉलो करते हैं, तो वो हमें समझना है कि वो क्या होता है, इसको आपको याद करना है और ध्यान में रखना है। ये देखें, हाउ टू रिमेंबर रिएक्टिविटी सीरीज, इसको बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। इसके अकॉर्डिंग कोई भी केमिकल या मेटल या नॉन मेटल एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, इसके अकॉर्डिंग कोई भी मेटल एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, उनका ऑर्डर है, ऊपर जो होगा वो उतना रिएक्टिव होगा और नीचे जो होगा वो उतना लेस रिएक्टिव होगा। सबसे लेस रिएक्टिव गोल्ड और सिल्वर होते हैं। कभी आपकी मम्मी से आपने सुना कि मेरा जो वो है गोल्ड है वो रखे रखे अपने आप एयर से रिएक्ट करके गायब हो गया और ख़राब हो गया? नहीं, कभी मम्मी ने या सोनार की दुकान पे ऐसा नहीं हुआ। नहीं तो पता चल रहा रात को सोना रख के आए और पता चला ऑक्सीजन ने रिएक्ट करा और सोना पूरा रिएक्ट करके ख़त्म हो गया या ऑक्साइड बना दिया उसने, ऐसा नहीं होता। तो सबसे ऊपर पोटेशियम है, उससे नीचे सोडियम है, फिर कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड है। अब इसको अलग अलग तरीके से आप याद कर सकते हैं। सबसे ऊपर पोटेशियम, सोडियम, अपना कुछ भी ऑर्डर बना सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे एक ऑर्डर आपको दिया है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टीड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं इसको और ये पता लगा सकते हैं कि अब ये बात समझें कि जो नीचे वाला है, जो नीचे वाला सीरीज में कोई भी मेटल है वो ऊपर वाले को नहीं हटा पाएगा, जो ऊपर वाला होगा वो नीचे वालों को हटा देगा। मतलब अगर पोटेशियम और लेड साथ हैं तो क्या करेगा? पोटेशियम लेड को हटा देगा।
मतलब ऊपर वाले जितने ऊपर जाते जाओगे उनकी ताकत बढ़ती जाएगी, और ऊपर वाले जो हैं मतलब ऊपर की तरफ उनकी स्ट्रेंथ उनकी रिएक्टिविटी सीरीज में पावर बढ़ती जाएगी। तो जैसे जिसकी पावर ज़्यादा होगी वो उस हिसाब के से रिएक्ट करेगा। जैसे कैल्शियम जो है वो कम रिएक्टिव होगा सोडियम से, मतलब जहाँ पे भी कैल्शियम है वहाँ से अगर सोडियम डाल दिया जाए तो कैल्शियम को भगा देगा कौन? सोडियम। लेकिन जहाँ पर सोडियम प्रेजेंट है वहाँ कैल्शियम उसका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि कैल्शियम उससे कम रिएक्टिव है स्टूडेंट। तो इसको ध्यान में रखना है हमें कि ये काम की सीरीज है, और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अ मोर रिएक्टिव मेटल कैन रिप्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल। ये बात आई समझ में? जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव को हटा देगा, बस लेस रिएक्टिव वन कैन नॉट रिप्लेस वन मोर रिएक्टिव मेटल। जो लेस रिएक्टिव मेटल है वो मोर रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। अब हमने बहुत सारी चीज़ें देखी कि हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं मेटल्स को, लेकिन हमने नॉन मेटल्स के बारे में नहीं देखा। तो हम नॉन मेटल्स के बारे में देख लेते हैं। नॉन मेटल, सबसे इम्पॉर्टेंट नॉन मेटल ऑक्सीजन है, जो हम किस लिए ब्रीथिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। और बहुत से नॉन मेटल्स जो हैं, कौन से नॉन मेटल्स फर्टिलाइज़र में काम आते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हुआ, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, और दूसरी बहुत से हैं, अमोनिया है, यूरिया है, ये अलग अलग कंपाउंड होते हैं जो इन्हीं से बने होते हैं। फिर नॉन मेटल्स को, क्लोरीन को आपने सुना होगा, पानी में क्लोरीन मिला है इसलिए ऐसी स्मेल आ रही है, वाटर प्यूरिफिकेशन में इस्तेमाल होता है ये नॉन मेटल। फिर पर्पल कलर का एक सॉल्यूशन होता है जो आयोडीन का सॉल्यूशन होता है, जब आपको चोट वोट लगती है तो डॉक्टर के पास जाओ तो वो लगाता है, ये इस सॉल्यूशन को आयोडीन का सॉल्यूशन बोलते हैं। ये आयोडीन से बना होता है जो एक तरह का नॉन मेटल है। फिर कुछ क्रैकर्स में, पटाखों में फॉस्फोरस और अमोनियम नाइट्रेट यूज़ होता है जो कलरफुल तरीके से जलते हैं, अलग अलग तरह के फायर प्रोड्यूस करते हैं ऊपर जाके। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ इतना, थैंक यू, बाय।